हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बंसल एकेडमी एमपी में। आज की वीडियो में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा 11 मैथ्स एनसीईआरटी पैटर्न से अध्याय 1 समुच्चय। पिछले वीडियो में आपको 1.3 प्रश्नावली कंप्लीट करा दी गई है। जिन मित्रों ने यदि वह वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके पिछला वीडियो देख सकते हैं। और यदि हमारे इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आज के वीडियो में कुछ नया होने वाला है जो अगली प्रश्नावली के लिए बहुत इंपॉर्टेंस होगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है पहला वेन आरेख। इससे रिलेटेड मेन एग्जाम में बहुत सारी सवालें आती हैं, इसलिए वीडियो को जरूर पुश करके नोट बना लीजिएगा और विधिवत समझ लीजिएगा, ठीक है, ताकि एक्सरसाइज में एक भी आपको प्रॉब्लम ना हो। वेन आरेख या वेन डायग्राम इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो पढ़ लेते हैं पहले इसके डिफिनेशंस वगैरह, इसका बेसिक जान लेते हैं। समुच्चयों के बीच अधिकांश संबंधों को आरेखों द्वारा निरूपित किया जाता है। मतलब चित्रों द्वारा क्या किया जाता है? निरूपित किया जाता है। किसको? संबंध, समुच्चयों के संबंध को, जिन्हें वेन आरेख कहते हैं। वेन आरेख का नाम अंग्रेज तर्कशास्त्री या तर्कशास्त्र के ज्ञाता जॉन वेन के नाम पर रखा गया है। मतलब आप समझ गए कि वेन आरेख का जो नाम रखा गया है वो अंग्रेजी तर्कशास्त्री हैं जिनका नाम क्या था? जॉन वेन। इन आरेखों के आयत और इन आरेखों में, ये आरेख जो होते हैं, इन आरेखों में आयत और बंद वक्र मतलब वृत्त होते हैं। ठीक है, आयत होता है और बंद वक्र वृत्त होता है। किसी सार्वत्रिक समुच्चय को आयत या समष्टि समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय में समष्टि समुच्चय को आयत तथा उसके उप समुच्चयों को वृत्त द्वारा निरूपित करते हैं। मतलब आपको बताया गया वेन आरेख में आयत होता है और वृत्त होता है। तो आयत किसको व्यक्त करता है? सार्वत्रिक समुच्चय को। और वृत्त किसको व्यक्त करता है? उप समुच्चयों को। ठीक है, आप बढ़ते हैं आगे। अगला टॉपिक है समुच्चयों का संघ या सम्मिलन, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? यूनियन ऑफ सेट्स। समुच्चयों का संघ कह सकते हैं, समुच्चयों का सम्मिलन कह सकते हैं। तो पढ़ लेते हैं क्या डिफिनेशन है। दो समुच्चयों ए व बी का सम्मिलन या संघ वह समुच्चय है जिसमें ए के सभी अवयव के साथ बी के भी सभी अवयव हों। मतलब ए का सभी अवयव हो, उसके साथ साथ बी के भी सभी अवयव हों तथा उभयनिष्ठ अवयवों को केवल एक बार लिया गया हो। मतलब ए और बी दो समुच्चय होंगे और उनके ए और बी में से यदि कोई भी उभयनिष्ठ अवयव हो वह केवल कितनी बार लिखा गया हो? एक बार लिखा गया हो। तो इस टाइप का जो समुच्चय प्राप्त होगा उसे क्या कहेंगे? समुच्चयों का संघ कहेंगे। ए और बी के संघ या सम्मिलन को संकेत ए यूनियन बी, ए यू बी लिखा हुआ, इसको पढ़ेंगे ए संघ बी या ए सम्मिलन बी या ए यूनियन बी से प्रकट करते हैं या व्यक्त करते हैं। आइए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। सपोज कीजिए कि a इज इक्वल टू दिया गया है 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू दिया गया है 2 3 4 5। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लिए हैं, इसको समझाना है इसलिए। और यहाँ से यदि आपको बोला जाता है कि a यूनियन b निकालो, दो समुच्चय a और b हैं, इनका संघ ज्ञात करना है, तो पहले ए के अवयव पूरे लिख लेना है। तो ए है तो पहले ए के अवयव लिख लीजिए 1 2 3 कॉमा। अब बी के वही अवयव लिखना है जो ए में ना हो। देखिए दो ए से लिख चुके हैं इसलिए दो नहीं लिखेंगे, तीन भी लिखा जा चुका है, तीन भी नहीं लिखेंगे क्योंकि दोबारा नहीं लिखना है। डिफिनेशन में आपको बताया गया है कि उभयनिष्ठ अवयवों को केवल एक बार लिया गया हो, केवल एक बार ही लिखना है। उभयनिष्ठ दो और तीन उभयनिष्ठ है तो एक बार ही लिखना है, 4 और 5 लिख देंगे। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं ए के पूरे अवयव हैं इसमें और बी के भी पूरे अवयव मिल रहे हैं। यही क्या होगा? ए यूनियन बी होगा। मतलब इसका यदि इस टाइप का प्रश्न आता है तो उसका आंसर हो जाएगा। अब ये यूनियन बी है, ए संघ बी से रिलेटेड कुछ गुणधर्म है, इंपॉर्टेंट चीजें जो मेन एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, इसलिए आप वीडियो को पुश करके इसको नोट कर लीजिएगा और अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। फिर इसको जब प्रश्नावली पहुंचेंगे तो इससे रिलेटेड सवालें मिलेंगी तो वहां आपको विधिवत हम समझा देंगे। तो पहला है ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए। मतलब आपस में इनका क्रम बदल दिया जाए तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसे कहते हैं क्रम विनिमय नियम या क्रम विनिमय नियम।
दूसरा है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी निकाल करके और सी के साथ यदि यूनियन निकालते हैं इनका, तो ए यूनियन बी यूनियन सी, ये तीन यहाँ समुच्चय लिए गए हैं। यह कौन सा नियम है? साहचर्य नियम है। इसको अच्छी तरह से फार्मूले याद कर लेंगे। ए यूनियन फाई, ए में कुछ अवयव हैं, कोई एक समुच्चय है, लेकिन फाई रिक्त समुच्चय है, और इनके साथ यदि यूनियन निकालेंगे तो क्या आएगा? कैपिटल ए आ जाएगा। और इसे ये मतलब कैपिटल ए अर्थात समुच्चय तत्समक नियम। ये कौन सा नियम कहलाता है? तत्समक नियम। सपोज कि ये मेन एग्जाम में इस तरह का दिया रहेगा, पूछेगा तत्समक नियम है, साहचर्य नियम है, कर्मण्य नियम है या वर्गसम नियम है, कौन सा नियम है? तो आपको तत्समक नियम पे टिक करना है। चौथा नंबर है ए यूनियन ए। ये समान समुच्चय का समुच्चयों का यूनियन आप निकालते हैं तो क्या आ जाएगा? यही आ जाएगा। इसे वर्गसम नियम कहते हैं। यू यूनियन ए, यू क्या है? यहाँ पे देख सकते हैं, यू समष्टि समुच्चय या सार्वत्रिक समुच्चय को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, पिछली वीडियो में आपको बताया गया है। तो सार्वत्रिक समुच्चय यूनियन ए बराबर क्या होगा? सार्वत्रिक समुच्चय ही आ जाएगा। अब ये कैसे होगा, क्या होगा, कहाँ होगा, ये प्रश्नावली में कंफर्म कर दिया जाएगा। इसको कहते हैं यू का नियम अर्थात सार्वत्रिक समुच्चय का नियम। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। मतलब यहाँ पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा समुच्चयों का यूनियन, और यहाँ पढ़ने जा रहे हैं समुच्चयों का इंटरसेक्शन। तो देख लेते हैं क्या है। दो समुच्चयों ए और बी का सर्वनिष्ठ समुच्चयों ए तथा बी के उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय होता है। मतलब पिछले टॉपिक में ये बोला गया था कि ए और बी में जो दो उभयनिष्ठ हो उनको केवल एक बार लिखो, केवल एक बार ही लिखना। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ए और बी का जो सर्वनिष्ठ होगा अर्थात उभयनिष्ठ होगा, उन्हीं अवयवों को लिखना है, बाकी अवयवों को लिखना नहीं है। इसे संकेत ए यू को ऐसे उल्टा करके लिख दिया गया। इसको पढ़ेंगे ए इंटरसेक्शन बी, और या तो इसको पढ़ेंगे ए सर्वनिष्ठ बी से प्रकट करते हैं या व्यक्त करते हैं। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। सपोज कीजिए समुच्चय ए बराबर दिया है 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू दिया है 2 3 4 5। तो ए इंटरसेक्शन बी हमको ज्ञात करना होगा। तो इन दोनों में जो उभयनिष्ठ होगा वही अवयव केवल लिखेंगे। दो यहाँ भी है, यहाँ भी दो है, इसलिए दो लिख देते हैं, दोनों में है। तीन यहाँ भी है और तीन यहाँ भी है, तो तीन लिख देंगे। एक यहाँ था, इस समुच्चय में नहीं है तो नहीं लिखेंगे। समुच्चय बी में 4 है लेकिन समुच्चय ए में नहीं है, इसलिए 4 को भी नहीं लिखेंगे। समुच्चय बी में 5 है लेकिन समुच्चय ए में 5 नहीं, इसलिए नहीं लिखेंगे। यहाँ केवल वही अवयव लिखे जाते हैं जो दोनों समुच्चयों में क्या हो? उभयनिष्ठ हो। बढ़ते हैं, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंस चीजें दी गई हैं। क्या है देख लेते हैं। सर्वनिष्ठ की समुच्चयों के सर्वनिष्ठ की संक्रियाओं के गुणधर्म, जैसे वहां सम्मिलन या संघ वाले में आप पढ़े थे उसी टाइप का यहाँ भी है। तो वीडियो को पुश करके ये नोट कर लीजिएगा और अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। मेन एग्जाम में ये जरूर मिलेगा ऑब्जेक्टिव के रूप में। तो पहला नंबर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। मतलब इनका क्रम बदल के यदि आप सर्वनिष्ठ निकालते हैं या इंटरसेक्शन ज्ञात करते हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसे कहते हैं क्रमन्वय नियम। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ये। अच्छा, ये आपस में इक्वल होते हैं और ये क्या होता है? साहचर्य नियम होता है। कौन सा नियम है? साहचर्य नियम। तीन समुच्चयों पर लागू होता है। फाई इंटरसेक्शन ए। फाई अरिक्त समुच्चय कोई अवयव नहीं होता। ए में कुछ अवयव रहेंगे और दोनों में उभयनिष्ठ निकालेंगे तो कोई भी अवयव नहीं मिलेगा, अर्थात रिक्त समुच्चय मिलेगा, जिसे फाई कहेंगे और इसे फाई का नियम भी कहते हैं। ठीक है। यू इंटरसेक्शन ए मतलब सार्वत्रिक समुच्चय, और कोई समुच्चय ए है जो सार्वत्रिक समुच्चय से ही लिया जाएगा, अर्थात सार्वत्रिक समुच्चय का समुच्चय क्या कहलाएगा? उपसमुच्चय कहलाएगा। इन दोनों का यदि इंटरसेक्शन निकालते हैं तो क्या मिलेगा? ए मिलेगा। इसे यू के नियम या यू का नियम कहते हैं। और ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू क्या होगा? ए ही होगा। वर्गसम नियम इसे कहते हैं। पिछले बार टॉपिक में भी आपको बताया गया है ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए होगा और वर्गसम नियम कहते हैं। ठीक है। छठवां नंबर है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। यहाँ पे देख लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी अंतिम दो समुच्चयों के यूनियन के साथ पहले समुच्चय का क्या निकालना है? सर्वनिष्ठ निकालना है। तो ए सर्वनिष्ठ बी हो जाएगा। इंटरसेक्शन पढ़ेंगे मतलब सर्वनिष्ठ पढ़ रहे हैं। ए सर्वनिष्ठ बी, ये देखिए ए सर्वनिष्ठ बी यूनियन
इसका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इसके साथ भी बांट देंगे। ए इंटरसेक्शन सी, ये देख लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी सी, और ये यूनियन यहाँ पे लग जाएगा। इसे वितरण या बंटन नियम भी कहते हैं। आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं ऐसे, जैसे मान लीजिए ये आपको समझा रहे हैं, सपोज कीजिए कि ए लिखा हो और ऐसे बी प्लस सी हो, तो आप क्या करेंगे, ए इंटू बी करेंगे प्लस ए इंटू सी करेंगे, तो वही प्लस की जगह कौन सा काम कर रहा है, यहाँ पे यू काम कर रहा है, इंटू की जगह पे इंटरसेक्शन काम कर रहा है। तो इस टाइप से आप इसको याद कर सकते हैं, किस टाइप से यहाँ पे फार्मूला बनाना है आगे। ऐसे वितरण नियम या बंटन नियम कहते हैं। अगला टॉपिक है यहाँ पे समुच्चयों का अंतर या डिफरेंस ऑफ सेट्स। समुच्चयों का अंतर, सपोज कीजिए दो समुच्चय ए और बी हैं, इनका ए माइनस बी कैसे ज्ञात करेंगे अथवा बी माइनस ए कैसे ज्ञात करेंगे, मतलब दो समुच्चय दिए रहे उनका आपस में घटाना या अंतर ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ देख लीजिए, समुच्चयों ए और बी का अंतर उन अवयवों का समुच्चय है जो ए में है किंतु बी में नहीं है। ए में है किंतु बी में नहीं है, इसे ए माइनस बी के रूप में लिखते हैं। अगला देख लेते हैं, फिर इसको विधिवत एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। इसी प्रकार समुच्चयों बी और ए का अंतर, बी पहले रहे ए बाद बने, तो बी का अंतर उन अवयवों का समुच्चय है जो बी में रहेगा किंतु ए में नहीं रहेगा। जो पहले है उसमें रहेगा किंतु बाद वाले में नहीं है, इसे बी माइनस ए के रूप में लिखते हैं। सपोज कीजिए, एग्जाम्पल समझा रहा हूं आपको। पहला प्रश्न, ए इज इक्वल टू दिया है, समुच्चय इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड बी इज इक्वल टू दिया है 2 4 6 8। यदि आपको यहाँ पे बोला जाए कि ए माइनस बी आप ज्ञात करो, तो ए माइनस बी कैसे ज्ञात करें। ए माइनस बी का मतलब अभी आपको बताया गया है कि ए में है किंतु बी में नहीं है। ए माइनस बी के लिए ए में होना चाहिए और वह अवयव बी में नहीं होना चाहिए। देख लेते हैं, यहाँ पे एक, यहाँ पे ए माइनस बी ज्ञात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं समुच्चय ए में एक है लेकिन बी में नहीं है, तो एक लिख लेंगे। ए में 2 है और वह बी में भी है, इसलिए 2 को नहीं लिखेंगे। ए में 3 है और बी में नहीं है, तो 3 जरूर लिखेंगे। ए में 4 है, बी में भी 4 है, इसलिए नहीं लिखेंगे। जो भैंस होगा उसको बिल्कुल नहीं लिखना है। ए में 5 है लेकिन बी में नहीं है, इसलिए लिख लेंगे 5। और ए में 6 है, बी में भी है, इसलिए नहीं लिखेंगे। तो ए माइनस बी से आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि वह अवयव, कोई भी अवयव ए माइनस बी ज्ञात कर रहे हो तो ए में हो जो अवयव वह बी में नहीं होना चाहिए, वही अवयव लिख देंगे, तो ए माइनस बी निकल आएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं बी माइनस ए की ओर। इसका मतलब ये हुआ कि बी में होना चाहिए लेकिन ए में नहीं होना चाहिए, बी में हो लेकिन ए में ना हो। तो बी से स्टार्ट करेंगे। बी में 2 है, ए में भी 2 है, इसलिए नहीं लिखा जा सकता। बी में 4 है, ए में भी 4 है, नहीं लिख सकते। बी में 6 है, ए में भी 6 है, नहीं लिखेंगे। लेकिन बी में 8 है किंतु ए में नहीं है। बी में 8 है लेकिन समुच्चय ए में नहीं है, इसलिए 8 यहाँ केवल लिखा जाएगा। तो आशा करता हूं पूरे टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो ये पूरे टॉपिक आप अच्छी तरह से कन्फर्म कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, तो प्रश्नावली 1.4 में जरा से भी आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।